उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प के अनुसार 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है और 15 अगस्त तक 10 करोड़ पौधारोपण प्रदेश में किए जाने हैं। अब 10 करोड़ पौधे जब प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है तो जन सामान्य की भागीदारी है और प्रदेश सरकार का नेतृत्व है। प्रदेश सरकार के मंत्री हर जिले में प्रभारी बन के गए हुए हैं। उसी क्रम में हम दिव्यांगजन भी सोचते हैं कि हम भी अपनी भागीदारी निर्वहन करें और उस भागीदारी निर्वहन करने के क्रम में हम देखते हैं कि हर एक सामाजिक और हर एक राजनीतिक और हर एक रचनात्मक कार्यों में अग्रणी रहने वाली हमारी जो स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज है उसमें संतोष गुप्ता मैम जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनका योगदान बहुत ही अस्पृहणीय है, वंदनीय है और उन्होंने अपने दिव्यांग बच्चों से, प्रज्ञाचक्षु बच्चों से भी आज वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। अभी हम वृक्षारोपण का भी आपको पूरा दिखा रहे हैं, वृक्षारोपण से आपको रूबरू कराएंगे। इस बीच में मैं माननीय संतोष गुप्ता जी से कुछ बातें पूछना चाहूँगा। आदरणीय संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका अभिनंदन करते हैं कि इस सामाजिक कार्य में आप अपना योगदान अपने दिव्यांग प्रज्ञाचक्षु बच्चों के द्वारा देने के प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए, आप आज कितने वृक्ष यहाँ पर लगवाने जा रहे हैं? सर, आज हम लोग यहाँ पे लगभग 100 पौधे लगवाएंगे। अच्छा। बच्चों द्वारा। हाँ। और ये पौधे हमें विभाग द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित भी किया गया था। वैसे हम लोग वैसे भी अभी वन दिवस जब 5 जून को पड़ा था तब भी हम लोगों ने 20-25 पौधे अपने स्तर से लगवाए थे और उनकी देखरेख खुद करा रहे हैं, बच्चों से भी करा रहे हैं, हम लोग खुद भी कर रहे हैं। यहाँ का हमने प्रांगण देखा है, प्रांगण भी काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा हरा भरा है प्रांगण। और इसमें क्या आप ये समझती हैं कि जिस प्रकार से ये जो पौधे हमारी प्रज्ञाचक्षु बेटियां कर रही हैं तो इनसे इनकी भागीदारी रचनात्मकता के कार्यों में करने के लिए इनको और प्रेरित करती है? हाँ सर, उनको प्रेरित करते हैं कि ये पौधे आप आज लगाएंगी, आप अगर स्कूल से जाएंगे भी तो ये जब फल देंगे तो आपको याद किया जाएगा कि ये इस वर्ष की बच्चियों ने लगाए थे, जो कि ये आज फल दे रहे हैं, जिसको आप लोग आजकल अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए ले रही हैं। तो वो बच्चों को हम लोग प्रेरणा देते रहते हैं और ख़ुद भी इनसे पानी वगैरह दिलवाते हैं कि आप जैसे जो लो विजन बच्चे होते हैं उनको लगा देते हैं कि जो है आप साथ में रहिए और इनके वो करिए, पेड़ के पानी वगैरह दिलवाइए। अच्छा, कहीं न कहीं इस बात का जो समाज के जो सकलांग लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणास्पद ये कृत्य है कि जिससे कि मतलब ये लोगों को ये प्रेरित होता है कि जब हमारी प्रज्ञाचक्षु बेटियाँ बहनें ये जब सब काम कर रही हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमको भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि प्रदेश में व्यापक रूप से समाज में भी ये संदेश जा रहा है कि उनको भी वृक्षारोपण में आगे अग्रणी भूमिका निर्वहन करनी चाहिए और उनका पौधों का देखभाल भी करना चाहिए? हाँ सर, क्योंकि पौधे रहेंगे तो प्रकृति अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग दिव्यांग होकर कर लेते हैं तो जिन्हें कोई समस्या नहीं हो तो हमें लगता है एक पौधे नहीं, वो 10-10 पौधों की भी अगर देखभाल करें तो हमारा प्रदेश और देश हरा भरा होगा, जिससे हमारे वातावरण शुद्ध होगा और हवा भी हमें शुद्ध मिलेगी। अच्छा, क्या आप इस आज पौधारोपण के ऊपर ये क्या संदेश देना चाहेंगी कि पौधों की आवश्यकता क्यों है? सर, पौधों की आवश्यकता देखिए, एक तो सबसे बड़े हवा हमें शुद्ध मिलेगी, हरियाली रहेगी और पौधे लगेंगे तो कुछ फलदार जो वृक्ष होंगे उनसे हमें फल मिलेगा, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, अब देखते हैं पौधारोपण का क्रम और पौधारोपण करती हुई हमारी प्रज्ञाचक्षु बेटियां बहनें जिनके द्वारा पौधारोपण हो रहा है। अभी दर्शकों आपको साक्षात्कार करवाएंगे इन बेटियों से भी, उनके अंदर क्या जज्बा है, उनके अंदर क्या संकल्प है। तो चलते हैं, मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं पौधारोपण करते हुए इस कार्यक्रम को। हम देख रहे हैं कि कितना जज्बा है यहाँ के जो पालक अध्यापक हैं, यानी अध्यापक जो कि मतलब समाज को परिष्कृत करता है। अध्यापक भी हमेशा एक पौधे की तरीके से समाज के बच्चों को भी पौधारोपण करता है, उनको समाज के लिए ये बच्चे हमारे जो है ये भी एक पौध की तरीके से हरियाली ग्रस्त होकर के समृद्ध के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो उसी क्रम में हमारे बीच में त्रिपाठी जी भी हैं, जो त्रिपाठी जी 2016 में रिटायर हो चुके हैं। आज उनका उत्साह और आज उनका उल्लास देखिए कि वो प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी इस विद्यालय में आए हैं इन अध्यापकों के साथ
अपना योगदान देने के लिए कि बच्चों का जो ये पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी वो अपनी शिरकत कर सके। तो आदरणीय त्रिपाठी जी, आप बताइए कि इस पौधारोपण का उपयोग समाज में कैसे किया जाए। पौधों का जो वृक्षारोपण जो होता है ये तो उसी प्रकार से होता है जैसे हम लोग पेड़ को सींचते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और जब बच्चे हैं अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं तो हम लोगों को ये आशा तो नहीं, परोपकार की भावना से पेड़ लगाए जाते हैं। क्योंकि पेड़ तो उसमें कहावत है कि वृक्षा फलंती, वृक्षा जो है वृक्ष जो है फलता है लेकिन अपने लिए नहीं, जो लगाता है उसके लिए नहीं फलता, वो परोपकार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए फलता है। क्या बात है। और उसी तरह से जैसे गाय जो होती है दूध देती है, दुहंती गावः, वो दूसरों के परोपकार के लिए ही देती है। इसलिए ये जो भी प्रकृति है ये परोपकार के लिए ही प्रकृति ने जन्म लिया है, और प्रकृति में आदमी पैदा होता है, वृक्ष लगाता है, वृक्ष सींचता है। जैसे आपने आम का पेड़ लगाया और आम का पेड़ 5 साल में तैयार होता है। हो सकता है कि आप ना खा पाए जो फल लगाता है, दूसरे लोग वही खाएंगे तो दूसरे लोगों को भला होगा। ये पेड़ जो सड़क किनारे लगाए जाते हैं इसकी छाया का उपयोग सभी लोग करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप उस सड़क पर जाएं, जो भी यात्री जाएगा वो उसका उपयोग करेगा। तो बच्चे और पेड़ दोनों की तुलना की जाए, दोनों एक समान है। दोनों को पालने पोसने में, जैसे पेड़ को सिंचाई करिए, खुदाई करिए, खाद डालिए, बड़ा करिए, दवा छिड़किए, वैसे बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने में, दवा करने में, बहुत उनको पालने पोसने में सब समय लगता है। सर त्रिपाठी जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा जी, उस पर आपके दृष्टिकोण लेना चाहूँगा कि आज विकास की क्रांति है जी, और विकास की क्रांति में परिवहन के लिए हमारी सड़कें बन रही हैं जी, और सड़कें बनने से मतलब बहुत सारे पेड़ काटे भी गए जी, जी, जी। और ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं अंधाधुंध विकास के चक्कर में, जब पर्यावरण के ऊपर जब पेड़ कटते हैं, हालांकि सरकार ने ये बात बताई है कि पर्यावरण की दृष्टि से जितने पेड़ कटते हैं उससे कम से कम 3 गुना पेड़ लगाए जाने चाहिए। लगाए जाते हैं वो देर में लगेंगे। तो क्या ये पेड़ों को काटना जहाँ तक कम किया जा सके उसके ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण? नहीं, पेड़ों को तो काटना, भाई देखिए जो दूर जो पेड़ है तो वहाँ तो काटना ही नहीं चाहिए। जो नज़दीक पेड़ है, मान लीजिए वहाँ जो घने हो जाते हैं उनको तो आप भले काट सकते हैं, और पेड़ों को काटना तो उचित है ही नहीं है। क्योंकि पेड़ यदि आप लगा नहीं सकते तो काटना भी नहीं चाहिए। कहीं कहीं अवरोध पैदा करते हैं यात्रा करने में या गाड़ी निकलने में, तो वहाँ तो काटा जा सकता है, नहीं सब जगह नहीं काटना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। हमारे आपका ये उद्बोधन, आपका ये संदेश हमारे समाज को अनुप्राणित करेगा। समाज को भी एक प्रति व्यक्ति एक पेड़, कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए। जब हमारे दिव्यांग छात्राएं इस प्रकार से जोश से उल्लासित होकर के ये पेड़ लगा रही हैं तो हमारे जो समाज के दूसरे लोग हैं उनको भी पेड़ के लगाने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज मोहान रोड लखनऊ में आज दिनांक 22 जुलाई 2023 को वृक्षारोपण अभियान के तहत यहाँ पर उपस्थित दृष्टिबाधित छात्राओं, शिक्षकों और कार्मिकों द्वारा बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। आज विद्यालय की ये बात बच्चियाँ हमारे साथ में हैं जो हमें बताएंगी कि वृक्ष लगाने से क्या लाभ होता है और उसकी उपयोगिता इनके जीवन में क्या है। बेटा आप बताओ पहले कि आपको सबसे पहले तो ये कि पेड़ लगाना कैसा लगता है? पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है, क्यों? पेड़ अगर होंगे तो क्या महसूस होता है आपको? पेड़ अगर होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और पेड़ हमें फल फूल और पत्तियाँ सब्जियाँ पेड़ों से प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए पेड़ लगाना चाहिए। तो इसलिए आप बताओ बेटा कि आपने पेड़ आज लगाया है एक बाहर, कैसा लगा आपको लगाना? मैम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, Yes, मन ma'am. को प्रसन्नता हुई? यस मैम। अच्छा, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं जैसे उन्होंने बताया, इसके अलावा और क्या क्या लगता है आपको पेड़? एंड से पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल सब्जियाँ मिलती हैं, और अगर मैम पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवन बेकार है
बिल्कुल सही। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन ही बेकार है, बेकार नहीं है बल्कि जीवन है ही नहीं। Yes, ma'am. आपको पता है कि जल और पेड़ यही हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। Yes, ma'am. तो हमें सबसे पहले हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, Yes, उगाना चाहिए। आप बताओ बेटा कि आपको कैसा लगता है, आपको पेड़ लगा के खुशी मिलती है? यस मैम, मुझे पेड़ लगा के बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है। पेड़ों से आपको क्या क्या और लाभ मिल सकता है? मैम, पेड़ों से हरियालियाँ मिलती हैं बिल्कुल। और छाँव मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और फूल पत्तियाँ। आप गांव में रहते हो या शहर में? शहर में। शहर में पेड़ बहुत तेज़ी से कम होते चले जा रहे हैं। यस मैम। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? शहर में हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा पेड़ से- पौधे Yes. लगाने चाहिए। अब हम आपसे पूछेंगे बेटा कि हम आपसे पूछेंगे कि आप बताओ कि अगर आप पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर शहरों में तो इतने पेड़ कम हैं और हमारे पास जगह भी नहीं होती है, तो हमको पेड़ों को कैसे उसका हरियाली ला सकते हैं, बताओ। मैम, हमें अगर हमारे पास जगह नहीं है तो हमें गमले में पेड़ लगाना चाहिए और बिल्कुल। सड़कों के किनारे पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी ना हो और बिल्कुल हमें सही पेड़ों से फल फूल भी मिलते हैं। आजकल तो आप लोग जानते हैं कि बहुत राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज मोहान रोड में आज दृष्टिबाधित छात्राओं द्वारा शिक्षकों की देखरेख में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। वृक्ष को रोपित करते हुए छात्राएं। बेटा, हम आप सबको एक शपथ दिलाते हैं। आप सब ने आज यहाँ स्कूल में वृक्षारोपण किया है, लेकिन वृक्ष लगाना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपको पता है कि वृक्ष लगाने के बाद हमें उसको देखभाल भी करनी चाहिए ताकि वो एक बड़ा वृक्ष बन सके और हरियाली दे सके, हमें फल प्राप्त हो सके हमें उससे। तो आज हम सब बोलिए कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमने आज जो पौधा लगाया है उसकी देखभाल हम स्वयं करेंगे और उसमें प्रतिदिन पानी और खाद डालेंगे और अपने विद्यालय के सभी बच्चों को यह बताएंगे, समझाएंगे कि अपने अपने पौधों की देखभाल करें और एक दिन जब वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो हमारे जैसे और भी बच्चे उसके नीचे खेलेंगे। बहुत से आजकल ऐसे लोग हैं जो कि टेरेस गार्डन बनाते हैं। आजकल गमलों में भी टमाटर, मिर्चा और इस तरह के फल निकलते हैं, आपको पता है ना। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा, यहाँ दिए हुए हमारे यहाँ ना थोड़ा बैले हैं सब। हमने कहा गड्ढा थोड़ा पेड़ के हिसाब से कर दो। वो मैम, वो गड्ढा खाली, वहाँ सांप भी, वहाँ लगवा दीजिए पकड़िया का पेड़ गार्ड रूम के सामने। वहाँ पे आंवले का आंवला मैम वहाँ दब जाएगा, चलेगा ही नहीं, वहाँ सब निकलते हैं गार्ड से। झाड़ीदार होता है ना पेड़। चलो बाबा, यहाँ गड्ढा ही नहीं है मैडम। अरे मैडम रुक जाइए, फोटो लेनी है, चलिए साथ लगा लेंगे। मैडम इसे छोड़ दीजिए, पेड़ लगा हुआ है, बस बैठ के हाथ लगा दीजिए। मैडम जरा पकड़ लीजिए, हम भी लगा दीजिए। हाँ, एक बगल में खड़ा कीजिए। हाँ, ये कौन करेगा? चलो लो, बैनर इधर आओ, इधर किसको और किसको? हाँ, चलिए पानी का डिब्बा दे दो मैडम को, डिब्बा पानी का। मैडम बस पानी तो डालिए, थोड़ा ही डालिएगा मैम, बहुत बड़ा है, थोड़ा ही डालिएगा। चलिए बस मैडम रुक जाइए, ये भी बैठ जाए, आप लोग जाइए। अरे हमारा माँ सबका एक ही साथ ले लिया, परेशान ना करिए। चलो आप बच्चों को ले लीजिए, अब हो गई सर, आइए सामने खड़े हों। तुम लोग भी आ जाओ, हमारा काम खत्म जी। बड़े वाले
सर वो है। हाँ हाँ फूल का एक पेड़ नहीं है, बाबा जो पेड़ का है एक पेड़ दे दो, सकलानी मैम को भी दे दो। सकलानी मैम जो कहे वो 2 ठो दे दो। अमरूद का हो जाएगा। दीपक कहीं है ऐसे आया छोड़ दो रिक्शा में बैठे इधर खड़े बेटा तुम लोग इधर को खड़े हो। चलो बाबा फिर लगा फोटो खींच गई क्या है? ऐसे मैडम के साथ भैया उधर से लो। फोटो से खींच गई है। अब ऐसा कर दो। चलो चलो मिट्टी डालो इसमें, लो मिट्टी डालो। अभी देखते पूछ लेते हैं सबसे। नहीं अब मैडम यहाँ थोड़ी ना खड़ा कर सकती हूँ धूप में उनको। भैया इन बच्चों क्या के लिए। नरेश खुरपी है, 2 ऐसी डाल रहे अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो चिल्लाना नहीं। एक फुटबॉल उधर अरे मैं कह रही हूँ वीडियो बना रही हूँ, बोलना नहीं। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज मोहान रोड में आज दृष्टिबाधित छात्राओं द्वारा शिक्षकों की देखरेख में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। वृक्ष को रोपित करते हुए छात्राएं। सबका फोटो आप खींचते जाइए, सबको फिर हाँ हाँ आप अपना भी खिंचवा लीजिए। बस इतना पेड़ के लिए बहुत है। बस थोड़ा सा, बस इधर बस रुक जाओ। फोटो ले लो। एक सेकंड रुकिए। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के साथ दिव्यांगम चैनल के और विकलांग साथी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री BK मिश्रा वृक्षारोपण करते हुए। चलिए सर अब थोड़ा सा पानी डालते हुए। 1 मिनट सर रुकिएगा, फोटो नरेश हटो जरा, तुम हटो पीछे। हाँ पीछे हटो, हट जाओ दोनों। मैडम आप खड़ी हो जाइए, आप बस हम पकड़ लेंगे। बैनर बस आ जाए। बैनर आ गया। हाँ अरे ठीक ठीक करा। पकड़ के ना कैमरे में है तो फोटो खींचेंगे, वीडियो ही बनाएंगे ना। कोई मोबाइल अपने यहाँ लाया एक पंक्ति है हमारी कविता की, 4 लाइनें हैं। बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं हमें जीना आता है। और ये जीने की कला दिव्यांग जगत में दिव्यांगों द्वारा समाज को हम सिखाते हैं। जब समाज के बहुत सारे सकलांग व्यक्ति निराश हो जाते हैं, हमारे माँ बाप हमारे बेटे भाई सकलांग ही हैं, हम तो बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन कम संख्या होने पे हम गौरवान्वित हैं। और कम हो जाए, बिल्कुल नगण्य हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सकलांग व्यक्तियों में भी जो क्षमता नहीं है, वो क्षमता दिव्यांग छात्रों में
इन बच्चों में है। ये बच्चे कल के नौनिहाल जो है हमारे देश की समरसता में ये भी अपना उतना ही योगदान देंगे जितना हमारे सक्षम और सकलांग व्यक्ति देते हैं। हम इनको उनसे भी अधिक सक्षम मानते हैं। मैं अपने विषय में बताऊं, मैं विष्णुकांत मिश्र ये बच्चों को और यहाँ के अध्यापकों को, जो कि यहाँ के अध्यापक दूसरे अध्यापकों से ज़्यादा वंदनीय इसलिए हैं क्योंकि ये उन सकलांग बच्चों को सिखाने से ज़्यादा मेहनत विद्यालय में विकलांग बच्चों को सिखाने में करते हैं। तो ये इनका परिमार्जन, इनका जो कुम्हार जिस प्रकार से बर्तन गढ़ता है, उसका बर्तन गढ़ने का जो मिट्टी पानी जो भी लाता है वो सामान्य जगह से ले आता है, लेकिन इनका जो दिव्यांग बच्चों को गढ़ना है, उनके अंदर भावना का सशक्तिकरण, आत्मबल जो संरक्षित करना है, इसलिए यहाँ के अध्यापक, यहाँ के प्रधानाचार्य वंदनीय है। मैं आदरणीय गुप्ता जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, प्रधानाचार्य जी का, जो अपनी नेतृत्व से, अपनी प्रतिभा से इन बच्चों को यहाँ के अध्यापकों के साथ मिलकर के सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और समाज में आत्मनिर्भर बनने का एक संकल्प दे रहे हैं। मैं अपने विषय में बताऊं, मैं विष्णुकांत मिश्र, मैं जब आप लोगों के अब तो बड़ा संसाधन हो गए, इतना बड़ा विद्यालय है, उस समय इस प्रकार के विद्यालयों का कहीं नाम नहीं था और इस प्रकार के विद्यालय होने की परिकल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। हमारे पिताजी ने सोचा कि हम अपने बच्चे को पढ़ा दें, तो गांव के और बल्कि हमारे परिवार के लोगों ने हंसी उड़ाई कि कहाँ, अब वो शब्द हम कहना तो नहीं चाहते लेकिन कहना इस समय उचित लगता है कि कहाँ एक लंगड़े बच्चे को इस प्रकार से पढ़ने भेजोगे। और उन्होंने हमको पढ़ने भेजा। उन्होंने दिव्यांग बच्चा होने के कारण कोई विशेष प्यार लाड़ करके हमको ये नहीं किया कि मतलब एक विशेष अनुकंपा दे दी जाए, बस पढ़ा रहे और ये करे। उन्होंने पूरा कष्ट में, जैसे सामान्य बच्चे के साथ कष्ट होता है, उसी प्रकार के कष्ट अनुभूति की अवसर हमको दिया। और मैं अपने गांव से, अपने घर से घिसिल कर बैठे बैठे, अब तो मैं व्हील चेयर पर हूँ, व्हील चेयर का तब नाम नहीं था, घिसिल करके मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था। आप बच्चों को मैं बता रहा हूँ, घिसिल के बैठे बैठे घिसिल करके लगभग 2 किलोमीटर एक अंडरवियर पहन के मैं जाता था। फिर स्कूल में एक हमारे बस्ते में पैजामा रखा होता था, वो पैजामा मैं पहन लेता था और वहाँ पे साफ़ सुथरा लगे, उसी गंदे जो हमारा अंडरवियर होता था उसके ऊपर, उसमें गोबर भी लगता था, जो भी लगता हो, जिस प्रकार से कोशिश करते थे कि मैं बैठे ऊंचक के नहीं चल सकता था, वो लगना था, घिसिट के चलता था। तो इस प्रकार से जब ये वेदना हमने सही, ये वेदना इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरी तालियां आप बजाएं कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा बात नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको प्रेरित कर सकूँ कि आपके पास भी बड़े कष्ट हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं, लेकिन अब तो आज मुझको रश्क आता है, ईर्ष्या भी होती है। उस समय के बच्चे के रूप में जब मैं अपने उसी काल में लौट जाता हूँ तो उस बच्चे के रूप में ईर्ष्या होती कि आप लोगों को तो इतना संसाधन, इतना बढ़िया बढ़िया अध्यापक, इतना हॉस्टल, ये सब मिल रहा है, बड़ा पक्का ज़मीन, स्लोप, बाधा रहित पथ मिल रहा है। हमारे समय उस कुछ नहीं था। हमको सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता था, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं 5-6 मिनट हांफता था, दिक्कत होती थी पढ़ता, उस प्रकार से कच्चा। फिर मेरे लिए एक लकड़ी की गाड़ी बनवाई गई, वो वहाँ के कारपेंटर ने बड़ा कोशिश करके वो देखता था, फिर एक लकड़ी की गाड़ी पहिया लगा करके बनाई, उस पर मैं बैठ जाता था, उसको लड़के घसीट के स्कूल तक लाते थे। फिर उस लकड़ी की गाड़ी से जब पढ़ते हुए मैं कक्षा 5 पढ़ गया तो मेरे पिताजी कक्षा 6 में एडमिशन करवाए। वो भी अध्यापक थे तो अपने विद्यालय में ले जाने लगे। वो संस्कृत के अध्यापक थे, शास्त्री थे, गया प्रसाद मिश्र शास्त्री, तो उन्होंने वहाँ पे ले गए। फिर बच्चे वहाँ पर, अब उसमें समस्या ये होती थी कक्षा 6, 7, 8, फिर कक्षा 6, 7, 8 तक तो मैं पढ़ता रहा किसी तरीके से। 8 के बाद 9th जब आया तो वहाँ पे समस्या थी कि क्लास लगते थे, सब्जेक्ट वाइज क्लास लगते थे। जब घंटी बजी तो इस क्लास से उस क्लास जाना है। हमको साइंस इसलिए नहीं दी गई कि लैब में आप जा कर के वहाँ पे हम पढ़ करके लैब में प्रयोग नहीं कर सकते। खैर 8 साइड में पढ़ा, 8 साइड पढ़ा, बड़ी मेहनत की, सब कुछ किया। और उस समय
मेरा हाई स्कूल में, जब जूनियर हाई स्कूल में मेरा नाम, मैं पहले बता दूं आपको बच्चों, जो ये कष्ट उठाया उस कष्ट में जो समर्पित होकर के, जैसे कहते हैं खिलती है हिना क्या पत्थर पे घिसने के बाद, तो वो घिसने के बाद मेरा कक्षा 8 में बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में तीसरा नंबर आया जूनियर हाई स्कूल में। तब स्कूल में नाम निकलता था, नाम निकलने पे वो जूनियर हाई स्कूल के पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनती थी, आप लोग जानते होंगे। उस समय मेरा तीसरा नंबर आया और तीसरा नंबर पे मेरे पिताजी इतने भावुक, इतने प्रसन्न, वो सबको दिखाते, वो अखबार दिखाते, वो हमारा फ़ोटो वोटो तो नहीं था लेकिन अखबार में दिखा करके मुझे बड़ा वो नंबर पता। उस समय संभवतः, हमको ठीक से नहीं याद है, मुझको 88% मार्क्स मिले थे पूरे कक्षा 8 में, 88% मार्क्स। उसके बाद 9th-10th में मैंने फर्स्ट क्लास पास हुए। फर्स्ट क्लास पास हुए ही नहीं, उसमें भी हमारा 16 या 17 नंबर पे 5,25,838 हमारा रोल नंबर अब भी याद है। तो उस समय हमारा नंबर निकला। उस समय मैं कक्षा 10th जो पास किया बोर्ड एग्ज़ाम में तो उत्तर प्रदेश में 16वें नंबर पर मेरा नाम आया। 16वें नंबर पे 10 लोगों के नाम उस समय प्रकाशित होते थे, नाम आते थे, लेकिन मेरा उस समय 10 में नाम नहीं आया। तो पिताजी को थोड़ा सा लगा दुख, लेकिन 16 नंबर पे आया तो मेरे चाचा, मेरे ताऊ जो बड़ी बड़ी जगहों पे नौकरी करते थे, ये तो बड़ी गौरव की बात है ये। फिर इंटरमीडिएट पास किया, फिर उसके बाद बीए किया, वो सब बड़ी लंबी कहानी है। बीए तक मैं हमेशा बीए में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। मैं लखनऊ कानपुर विश्वविद्यालय से भक्त दर्शन वाइस चांसलर के हाथ से उस समय मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और उसके बाद मैं फिर मैं क्लास 1 सर्विसेज में आ गया। क्लास 1 सर्विसेज में मैं सुपरिटेंडेंट बना। सुपरिटेंडेंट बन के यूपीएससी के एग्ज़ाम से कस के आकर के फिर मैं क्लास 1 में असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद में प्रमोशन मेरे नहीं हुए। प्रमोशन पे मैं बड़ी दूर दूर भेजा जाता था तो कोशिश करता था। उसी तरीके से मैं लखनऊ से 30 सितंबर 2014 को रिटायरमेंट हुआ। और 2014 के रिटायरमेंट होने के बाद मैंने सोचा कि विकलांग साथी ट्रस्ट का गठन किया जाए। एक संस्था जो विकलांगों द्वारा विकलांगों के कल्याणार्थ संचालित है, उस संस्था का संचालन किया। और उस संचालन में मैंने दिव्यांगों को व्यावसायिक पुनर्वास से जोड़ने का प्रयास किया, उनके अंदर आत्मबल बढ़ने का प्रयास किया। और विशेषकर उन क्षेत्रों में हमने एक टीम बनाई दिव्यांगों की और सर्वे किया। और सर्वे करके जो मैं आपको बताना चाहूँगा, गुप्ता जी, आप लोग सरकारी उसमें हैं, ज़्यादा आप नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अब हमारे पर कोई नियंत्रण नहीं। तो समाज की बात बता रहा हूँ, कोई सरकार या किसी की बात मैं नहीं बता रहा हूँ। समाज की दिव्यांग छात्राएं, जो दिव्यांग छात्राओं की बात नहीं, दिव्यांग जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ गांव में इतना उपेक्षा, इतना घृणित व्यवहार होता था, इतना उनको बाहर नहीं निकलने देते थे। वो या तो गोबर पाथती रहती थी, या घर पे खाना बनाती रहती थी, या बर्तन मांजने का काम करती थी। और कम से कम 27 ऐसे केसेस हमने 27 केसेस ऐसे पकड़े जिनमें उन किशोर महिलाओं का गर्भपात कराया गया था, जो कुंवारी लड़कियां थीं, और उनके रिश्तेदारों ने या उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ यौन शोषण किया था। तो इस प्रकार से दिव्यांग लड़कियों के जो घिसिट कर चलती थी, दिव्यांग लड़कियों के साथ ऐसी बर्बर ऐसी यातनापूर्ण कहानियां हैं, जिन कहानियों को मैंने प्रकाशित करवाया, पूरी किताब है हमारी, उनका इंटरव्यू लिया है। नाम तो मैंने नहीं खोला। फिर उनके साथ कुछ 27 में से 12 लड़कियों का हमने, उन जिन लोगों ने किया था, जिन युवाओं ने किया था, उनके साथ फिर ज़बरदस्ती कोर्ट से कोशिश करके, कोर्ट से लड़के उनका शादी विवाह भी करवाया। तो ये हमारी घटना है। मैं अपने अध्यापकों से, बच्चे ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं, तो उन बच्चों को इस प्रकार की कहानियाँ सुनाएं, इस प्रकार की घटनाएं सुनाएं और इनके अंदर आत्मबल संचारित करें और आगे पढ़ें। और अपने आप तो इतने, जब हम इन कठिन परिस्थितियों में पढ़ के इस प्रकार के हमने उल्लेखनीय कृत्य किए हैं, उल्लेखनीय सत्कर्म किए हैं, तो इस प्रकार से आप लोगों को तो मुझसे कई गुना, हज़ारों गुना आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आपको इस प्रकार के अध्यापक मिल रहे हैं। तब हमारे पास इतने अच्छे अध्यापक नहीं पढ़ा पाते थे। मैं किताबों से, उदाहरण से पढ़ता था, जो पीछे मैथमेटिक के सवाल उदाहरण से पढ़ता था, और अपने साथियों से पढ़ता था, या अपने पिताजी से। पिताजी हमारे संस्कृत के अध्यापक थे, तो अंग्रेजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री या इस प्रकार से कुछ नहीं पढ़ा सकते थे, क्योंकि संस्कृत पढ़ा सकते थे, हिंदी पढ़ाते थे। हिंदी की कविताओं की रचना हमको बताई, कविताएं लिखने का, और कविताओं की एक किताब हमारी प्रकाशित हुई अभी, उसका नाम है अंजुरी भर स्पंदन।
अंजलि भर स्पंदन जो हमारी धड़कनें हैं, जो ये धड़कनों की आवाज़ आपके सामने संवाहित हो रही है, वही आवाज़ कविता के रूप में प्रस्फुटित हुई है अंजलि भर स्पंदन में। अंजलि भर स्पंदन वो किताब हमारी बहुत लोकप्रिय हुई और वो किताब अब तो हमारे पास 1-2 प्रतियाँ बची हैं और इसके अलावा अब कोई प्रति नहीं। तो इस प्रकार से उनको लिखा है, उसमें घटनाओं को साझा किया है, उसमें आप लोगों की बातें लिखी हैं, दिव्यांगों की बातें लिखी हैं। तो उन दिव्यांगों की बातों को लिख करके हमने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे दिव्यांग किसी से कम नहीं। दिव्यांगों को अगर दिव्यांगों में भी वो सभी कमियां हैं जो एक सकलांग व्यक्ति में हो सकती हैं। जो सकलांग लड़का शरारत कर सकता है वो ये दिव्यांग बच्चे भी शरारत कर सकते हैं। वो दिव्यांग बच्चे भी जिद कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों में भी लड़ाई झगड़े की इच्छा शक्ति है, वो भी लड़ झगड़ सकते हैं। लेकिन उन कमियों के साथ साथ उनमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। जो काम वो दौड़ के कर सकता है वो अपने मस्तिष्क को दौड़ा करके कर सकते हैं। अब तो दिव्यांगों के बीच में स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। दिव्यांग भी हम बहुत सीतापुर में और लखीमपुर में, शाहजहाँपुर में हम विकलांग दिवस पे दिव्यांग दौड़ करवाते हैं। बहुत अच्छे आते, बड़े उत्साहवर्धक व्हील चेयर दौड़ करवाते हैं। व्हील चेयर दौड़ के अलावा जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनसे कमोडिटीज़ रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कमोडिटीज़ का काम करवाते हैं कि दाल रख दी 12, वो पहचानते हैं कि कौन कौन दाल हो, पहचान लेते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। आप मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ है आदरणीय प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी से, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। और हेलो, हम अभी थोड़ी देर में उसमें गुरु रामभद्राचार्य जी से मिले। रामभद्राचार्य जी को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हो बच्चों? तुम लोग जानते हो? नहीं जानते हो? रामभद्राचार्य जी 5 साल की अवस्था में इसी पूर्वांचल से हैं और वो उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। और उसके बाद 5 साल या उससे भी पहले, उसके बाद वो 2 साल में चली गई थे। अभी जो राम मंदिर का जो बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, ये तो जानते होंगे, अयोध्या में बन रहा है। उसका जब बना तो उसके जज ने पूछा उनसे कि इसका कोई प्रामाणिक प्रमाण पुराणों या वेद से आप कोई दे सकता है? तो उन्होंने, वो वहाँ पर गए थे मात्र दर्शक बन करके, तो उन्होंने खड़े होकर के कहा हम वेद से तो नहीं, पुराणों से दे सकते हैं। वेद में इस प्रकार की बातें नहीं आई हैं। वेद जो हमारे जो सभ्यता आई है, वो जो कलयुग जो आया है, उससे 10,000 11,000 वर्ष पूर्व की वेद की रचना होगी या 5,000 वर्ष पूर्व की रचना होगी। तो उस वेदों में तो नहीं, लेकिन पुराणों की जो आख्या हुई है उनमें उनका वर्णन है। तो उन्होंने दिखाया, वो श्लोक दिखाया, श्लोक दिखा करके उसका अर्थ लिखा। कहने ये प्रमाणिक है कि अपने आप बात कर रहे हैं? जज साहब ने पूछा। कहने नहीं, प्रमाणिक है, ये नंबर है इसका, उसको आप देख लीजिए। और वो वहाँ पर पे दिखाया गया ला करके। उस समय तो वहाँ नहीं मिली, जब लाए गई तो कहना आपके पास है? कहने मेरे पास है, लेकिन मेरी पुराण से आप मत देखिए, आप अपनी पुराण मंगवाइए, जहाँ से भी मंगवाइए, उसका श्लोक देखिए, इस नंबर देखिए। तो राम के जन्म का वहाँ पे जिक्र था, वहाँ पे राम के जो राम से संबंधित स्थल है उनका जिक्र था, वो दिखाया। तो मैं राम जन्मभूमि के विषय में कोई विशेष बात नहीं कह रहा हूँ। उन दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा, दिव्यांगों की प्रतिभा के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस प्रतिभा को जान करके हमारे इन बच्चों को आप पढ़ाइए, इनको लोग बताइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं। तो बहुत सारी हैं, बहुत लंबा भाषण हो जाएगा जो हम पूरे विश्व के लोगों की बातें बताने लगेंगे। उनके विषय में पूरी इंसाइक्लोपीडिया है, उसके विषय में बताते बताते तो बहुत देर हो जाएगी। तो मैं आदरणीय गुप्ता जी से मैं कुछ चाहूँगा सवाल पूछूं, और आदरणीय गुप्ता जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ये आ जाओ, विशाल निकाल के लगा दो आके। प्रयास राजकीय विद्यालय में है। प्रयास राजकीय विद्यालय लखनऊ का गौरव है। यहाँ से दिव्यांगों को परिमार्जित किया जाता है, उनको निखारा जाता है, उनको संवारा जाता है। और उस संवारने निखारने का काम जो कर रहे हैं हमारे सभी अध्यापक कर रहे हैं। उन अध्यापकों का जो नेतृत्व कर रहे हैं अत्यंत प्रफुल्लित और प्रफुल्ल गुप्ता जी से हम मिल रहे हैं, आप लोगों को मिला रहे हैं, हम दर्शकों आपको मिला रहे हैं। तो प्रफुल्ल गुप्ता जी को से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर
हमारे समस्त दिव्यांगों को जागरूक करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए एक प्रयास होगा। प्रयास का प्रयास ये अस्तुत्य है। तो प्रयास के प्रयास में मैं प्रफुल्ल जी से पूछता हूँ कि यहाँ जब दिव्यांग व्यक्ति बच्चे आते हैं तो क्या दिव्यांगों के बच्चों की संख्या से आप संतुष्ट हैं? दिव्यांगों की संख्या ये चूँकि काफ़ी समय से क्या कहते हैं विद्यालय चला आ रहा है 1976 से, स्वीकृत क्षमता 50 बच्चों की है, लेकिन चूँकि हमारा विद्यालय जो बना हुआ है इसमें संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम 100 संख्या अष्टिबाधित दिव्यांग बालकों की होनी चाहिए। अच्छा, दिव्यांग बालक के कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से पूरे, कोई कानपुर का है, कोई उन्नाव का है, अलग अलग जिलों से आते हैं, इलाहाबाद का है। अच्छा, तो इन बच्चों को जब यहाँ पर रखते हैं तो इन बच्चों के अभिभावक आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं? उनको कोई शिकायत कभी आती है? नहीं, शिकायत मतलब ऐसी कोई वैसी शिकायत नहीं होती। बच्चे के अभिभावक से हम लोग पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं, उसके आधार पर कहते हैं कि बच्चों को शिक्षण जो है आप आधुनिकता के रूप में जोड़िए, यानी जो डिजिटल चल रहा है इस समय, और हमारे विभाग की तरफ से स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर का भी क्या कहते हैं ज्ञान दिया जा रहा है, तो हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अच्छा, प्रदेश सरकार में भी इस प्रकार के बड़े रचनात्मक कार्य आए हैं कि जो इनको दिव्यांगों को इस प्रकार से सशक्तिकरण से जोड़ा जाए, तो उसमें ऐसी कुछ योजनाओं के विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे जो कि विद्यालय जो है हमारा अष्टिबाधित बालकों का विद्यालय है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। वैसे दिव्यांगों की जो योजना है हम बालकों को जो दी जाती है, पठन पाठन के साथ साथ इनका छात्र वेतन दिया जाता है, 2000 रुपये महीना प्रत्येक छात्र का है। अच्छा, ये चीज़ है। और उसके अलावा जो 18 साल से ऊपर जो बच्चे हो जाते हैं, जो पढ़ के निकल जाते हैं, 18 साल से ऊपर के बाद बच्चों को जो पेंशन योजना है वो उनको प्रोवाइड की जाती है विभाग की तरफ से। कुछ नई शिक्षा नीति पे एक सेमिनार में मैं सम्मिलित हुआ था, तो वहाँ पे कुछ बताया गया कि ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आ सकते हैं, जो घर पे लेटे ही रहते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो उनको स्कूल से जाकर के अध्यापकों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया और उनको भी हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अच्छा खासा उनका जो है दे देती है, उसके ऊपर वेजेस देती है, उनको जाने का किराया देती है। क्या ऐसा कुछ अन्य विद्यालयों के लिए उचित है? देखिए, जैसे हमारे विंग में जैसे 4 तरह के विद्यालय हैं और हमारा कॉन्सेप्ट एक समेकित का भी अब आ गया है, उसमें सभी लोगों को जोड़ना है। क्या कहते हैं, जो HI के बच्चा है, ब्लाइंड का बच्चा है, सब बच्चों को समाहित करके इंटीग्रेटेड शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, समेकित अभी खुला है? हाँ, समेकित 5 जगह खुल गया है। प्रयागराज में भी खुला हुआ है, लखनऊ में पहले से ही चल रहा था, आजमगढ़ में खुला है, कन्नौज में खुला है। अच्छा, और औरैया में खुला है। और ये समेकित विद्यालयों में सभी वर्गों के, हाँ, सभी तरह के, हाँ, एक साथ समान बच्चों के साथ बैठ के शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि इन बच्चों को समान बच्चे भी पढ़ेंगे। जैसे शकुंतला विश्वविद्यालय में। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो शकुंतला विश्वविद्यालय में मैं कई बार गया हूँ, लेकिन इस प्रकार के जब बच्चे आते हैं तो उसमें कुछ आपको ऐसा कुछ लगता है कि जिस प्रकार की अभी कुछ कमी है जो कि और उनका पूरा किया जाना चाहिए? ऐसी कोई बात बताएं जो कि अभी हम नहीं कर पाए हैं, उसको किया जाना चाहिए। वैसे देखिए, सरकार की तरफ से और विद्यालय प्रशासन की तरफ से और अध्यापकों की तरफ से मतलब अच्छे से अच्छा पठन पाठन कराया जा रहा है और इनको शिक्षा के आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार कर्तव्यबद्ध है। तो लेकिन कुछ और क्या हो सकता है? होने को तो जैसे योजनाएं सरकार की तरफ से वो क्रियान्वयन हो जाए, ज़मीनी स्तर तक पहुंच जाए, तो इन दिव्यांगों का क्या कहते हैं जो सकारात्मक उत्थान होना चाहिए वो उनका संभव है। अच्छा, जैसे खेल की बड़ी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, क्रिकेट के दिव्यांगों की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, हमारे प्रज्ञाचक्षु दिव्यांग भी जा रहे हैं और उनकी गेंद बजने वाली गेंदों से हो रहा है, और सब पैरा ओलंपिक में हमारे कई मेरठ में जो हुआ था, जो पैरा ओलंपिक में अभी हमारे 2-3 साल से काफ़ी पदक आए हैं, और इस बार तो मतलब हम लोगों ने हमारे पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उन लोगों ने काफ़ी पदक लिए। उसमें हमें गौरव है कि यहाँ के सुभाष जी जो IAS KLY जी, उनसे मेरी मुलाकात है सर। तो उन्होंने भी कई गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऐसे लोगों के, क्या ऐसे कुछ बच्चे जिनमें मैं देख रहा हूँ कि कल के गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं, ऐसा कुछ खेल वेल कराया जा रहा है? हम लोग कराते हैं सर, विधिवत कराते हैं। इस समय चूँकि अभी बरसात चल रहा है, लेकिन अक्टूबर के बाद से मतलब विधिवत शिक्षण वो के साथ साथ क्रिकेट जैसे बच्चे खेलते हैं, बैडमिंटन भी बच्चों को सिखाया जाता है। अच्छा, अब आज चूँकि हम पौधारोपण दिवस में
35 लाख पेड़ लगाने का राज्य सरकार का संकल्प है। 35 करोड़ सर। 35 करोड़ तो 35 करोड़ का लगाने का है, जिसमें से 10 करोड़ तो लग चुके हैं। 25 करोड़ का लक्ष्य 15 अगस्त तक पूरा किया जाना है। उसमें हमारे दिव्यांग बच्चों की भी साझेदारी है। ये प्रथम बार सरकार ने कदम उठाया है। तो इस बार आपके विद्यालय से कितने ऐसे पेड़ पौधे का पौधारोपण हुआ? सर विभाग की तरफ से क्या नाम है, मैक्सिमम पौधे लगाने के लिए कहा गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको 40,000 पौधे ही लगाने हैं, आप उससे ज़्यादा भी पौधे लगा सकते हैं। और प्रत्येक विद्यालय को एक लक्ष्य दिया है कि आपको 100 पौधे मिनिमम लगाने हैं। उससे ज़्यादा भी आप लगाते हैं तो ये दिव्यांग के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो हमको 100 लक्ष्य के तहत पौधे लगाने हैं। आज लगाए और 15 अगस्त को भी हम लोग पौधे लगाएंगे। अच्छा, तो हाँ, हमारे दिव्यांगों की तरफ से समाज को एक संदेश दीजिए ताकि वो लोग भी पेड़ लगाएं। ऐसा कुछ संदेश हमारे जो दर्शकों को दीजिए आप, जिससे कि वो लोग भी पेड़ों को लगाने का प्रयास करें और हमारे ये जो सरकार का 35 करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा हो सके, उस तरफ देख करके थोड़ा सा देखिए। पेड़ जो है अगर हम लगाते हैं तो पेड़ से हमको ऑक्सीजन जैसे मिलती है, तो और अगर ऑक्सीजन मिलती है तो उससे हम पर्यावरण को अच्छा करते हैं। पर्यावरण जब अच्छा होगा तो उसके साथ साथ हमारे जो रहन सहन का जो कल्चर होगा उसमें परिवर्तन आएगा। तो हम दिव्यांग साथियों के लिए और एज वेल समान सभी व्यक्तियों के लिए पेड़ एक प्रकार से जीवन है, और पेड़ लगाएंगे तो हम अपने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और इससे प्रदेश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आपने सबको प्रफुल्लित कर दिया, हमारे दर्शकों को भी प्रफुल्लित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिया। अब हम कौन से विषय लें, तो मैंने उस बच्चे को अलग हट के थोड़ा समझाया। मैंने कहा तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, तुम्हारी किस विषय में रुचि है। तो वो बच्चा भी बड़ा मेधावी था और उसको समय निकाल कर भी मैं जैसे फ़िज़िक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए। तो आज की डेट में मतलब मेरा उस बच्चे से इतना लगाव है अन्य बच्चों के साथ साथ कि अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा। उसने इंटर में भी, उसने हाई स्कूल में लगभग 82% मार्क्स पाए थे और विद्यालय परिवार और प्रशासन के सहयोग से उसका इंटर में भी ज़िले में 5वां या 6वां नाम था। और आज की डेट में वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो ग्रेजुएशन में उसने बहुत ही चुनिंदा सब्जेक्ट लिए, वही सब्जेक्ट लिए हैं जो जिससे उसे मेंस लिखना है। तो सर ये एक प्रक्रिया होती है अध्यापक और छात्र के बीच की कड़ी। तो कभी कभी होता है कि हम अपनी संस्था में वो काम नहीं कर पाते हैं जो ज्ञान का संग्रह संचालित होता। और मुझे ये लगता है कि ये बच्चे सामान्य बच्चों से कहीं कम नहीं हैं, बल्कि उनसे बेहतर हैं और इसका समाज में दृष्टांत भी है। सर आप जरा थोड़ा सा कुछ बोलिए। आप परिचय पूरा बताइए। मैं सुयश कुमार शुक्ला, इस विद्यालय में बच्चों को विगत 5 वर्षों से मैं प्रशिक्षण कर रहा हूँ। और मैं मुख्य रूप से यहाँ पर एक मोहान रोड पर ही एक राजकीय संकेत विद्यालय, मेरा वह मूल विद्यालय है, वो श्रवण बाधित बच्चों के लिए है। मैं उनके लिए भी प्रशिक्षित हूँ और दृष्टिबाधित बच्चों को भी मैं प्रशिक्षण देता हूँ। श्रवण बाधित में क्या दिक्कत पड़ती है, उनको कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं? उनको संकेत भाषा में, देखिए भाषा से ही पढ़ाते हैं कि कुछ डिवाइस वगैरह लगी है, कुछ ऐसा हुआ है? आपके कई प्रश्न हो गए। इसमें पहला प्रश्न आपने पूछा कि उनको क्या दिक्कत पड़ती है। मुख्य रूप से पहली दिक्कत तो उनकी संप्रेषण की है। आप ये मान के चलिए, जब तक किसी चीज़ का इनपुट नहीं होगा तो उसका आउटपुट भी नहीं होगा। मुख्य रूप से वह बच्चे सुन नहीं पाते, इसलिए अपनी भाषा को वह संप्रेषित नहीं कर पाते, दूसरे तक अपनी भाषा पहुंचा नहीं पाते। अब जब वह किसी चीज़ को सुन नहीं पाते तो जो चीज़ हम बोल रहे हैं या हम बता रहे हैं या हम बताना चाह रहे हैं, हमको किसी अन्य मेथड से उस बच्चे के मन में, उसके दिमाग में, उसकी भावना में उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को पहुंचाना होगा, ताकि वह उस चीज़ को उस माध्यम से रिसीव कर सके। तब वह किसी अन्य माध्यम से, अगर उसमें स्पीच नहीं है, उस भाषा को वह प्रकट करेगा, अपने भाव को प्रकट करेगा। तो सामान्य बच्चों की तरह या जो लोग सुन बोल सकते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, उनका मेथड यही अलग हो जाता है। उनकी यही समस्या है कि वह भाषा को ग्राह्य नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, फलस्वरूप वह अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इसका कुछ समाधान सुनाइए, समझाइए, कुछ समाधान सुझाव दीजिए। उसका समाधान यही है कि जितना शीघ्र बच्चे का
पहचान हो सके, उसका प्रॉपर वे में एम्प्लीफिकेशन हो, कि जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद ही उनको जो भी सहायक उपकरण मतलब श्रवण यंत्र हैं वह प्रदान किया जाए। उसकी समय समय पर, जैसे एक उदाहरण स्वरूप किसी को चश्मा लगता है तो साल भर में, 6 महीने में या 1 साल बाद वह उसका पुनः परीक्षण कराता है। उसके भी पुनर्परीक्षण की आवश्यकता होती है। मशीन उसके नहीं, उसकी अवशेष श्रवण क्षमता की, उसके पुनर्परीक्षण की आवश्यकता होती है। उसके अनुरूप अगर उस मशीन में ही कुछ परिवर्तन करके उसको संभव है तो उसको वही मशीन रहने देंगे, श्रवण यंत्र रहने देंगे, अन्यथा उसको दूसरे प्रकार का श्रवण यंत्र प्रदान किया जाना चाहिए। जी, आप दीजिए सर। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया सर। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं अंजनी कुमार मिश्रा इस विद्यालय में फिजिकली हैंडीकैप्ड स्कूल में लगभग 35 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। और मूलतः हम लोग इसी विद्यालय के लिए नियुक्त हुए थे जब स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं था। तो पहले तो हम लोग साधारण टीचर थे, लेकिन जब इस विद्यालय में पहली बार सन 1988 में जब मैं आया, किराए की बिल्डिंग में बहुत जर्जर अवस्था में विद्यालय था, लेकिन उस समय भी समाज कल्याण में एक विंग हुआ करती थी विकलांग कल्याण की, छोटी सी। उस समय से ये सफ़र शुरू हुआ है। जैसे विपिन ने केवल एक बच्चे का जिक्र किया, सन 88-89 से लेकर के और आज तक 2023 तक के बच्चों की कम से कम हर बैच में 1-2-4 बच्चों के कांटेक्ट हमारे पास आए। क्या बात, क्या बात। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिस तरह से आप फिजिकली हैंडीकैप्ड के रोल मॉडल हैं, वैसे ही मेरे शिष्य आज की डेट में क्लास 2 तक पहुँचे हुए हैं। रेलवे में, डाकखाने में मास्टर कितने हो गए हैं। ये तो अभी 2010 के बाद से तो आधुनिकता आ गई। शकुंतला मिश्रा जब से शुरू हुआ तब से ललक बच्चों में बढ़ गई। अब तो हमारे यहाँ चूँकि एक फिजिकली हैंडीकैप्ड केवल बच्चे पहले आया करते थे, और आपसे चूँकि मिश्रा जी बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ये रोल मॉडल हैं आप लोगों के लिए। ये शारीरिक विकलांग हैं, और अपनी बात इन्होंने बताई ना कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति ये 2014 में रिटायर्ड हुए हैं कस्टम ऑफिसर से, क्लास 1 से रिटायर्ड हुए हैं, तो हमसे कम से कम 10 साल आप बड़े हैं। उस ज़माने में और इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, तो आप तो इतनी सुविधा में हो कि कितने मुकाम पर पहुंच सकते हो, आपके रोल मॉडल हैं। और मिश्रा जी आपसे एक अनुरोध भी रहेगा, आपसे मैं मोबाइल पर जुड़ा था, फेसबुक पर भी जुड़ा था, दिव्यांगन की भी आपका मैं सुनता हूँ, लेकिन फेस टू फेस आज मुलाकात हुई। एक बार मैं आप लोगों से बताया था, मैं 4-5 बच्चों को इंटरव्यू में भेजा था आप ही के माध्यम से, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में जो आप लोगों ने इंटरव्यू कराया था, वो शायद कैंसिल हो गया, क्या हो गया, अखिलेंद्र जी भी उसमें थे। तो मिश्रा जी आप लोगों के इस क्षेत्र में बहुत ही सजगता से काम करते हैं। आपसे अनुरोध, देखिए जहाँ भी कंसेप्ट दिव्यांग का आता है तो ब्लाइंड, संकेत या जो भी और 21 प्रकार की दिव्यांगता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के कंसेप्ट पर ही विकलांग कल्याण बना था, आज दिव्यांग है। लेकिन केवल 2 विद्यालय आपके नॉलेज में भी हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड सूर्यनारायण को भी मैं मानता हूँ कि आदमी कितना जिज्ञासा रख सकता है, एक रोल मॉडल है। तो आप शासन प्रशासन में जाते रहते हैं, आपकी पकड़ हर जगह मैं जानता हूँ। तो एक अनुरोध ये रहेगा कि इस विद्यालय के बारे में भी आप जो भी आप मदद करवा पाएँ, क्योंकि हमेशा आवश्यकता रहती ही है। हम लोगों की सीमाएं हैं कि इस शासन व्यवस्था में रहते हुए एक सीमा के अंदर बोलना भी है, लेकिन आप लोग चूँकि हर जगह जाते हो तो कुछ इनको और भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, पर्याप्त गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और यदा कदा जब भी आपको समय मिले तो आप आएंगे तो बच्चों का उत्साहवर्धन होगा और हम लोगों को भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। थोड़ा सा आप सारे बच्चों से जिससे सबका नाम आ जाए। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम चमन कुमार है और सर मैं कहाँ के रहने वाले हो? सर आगरा साइड, जिला हाथरस का रहने वाला हूँ, क्लास 10th का छात्र हूँ। क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी एक फार्मर हैं,
किसान हैं? जी सर। कितनी खेती है? सर ज़्यादा नहीं है सर, वही 15 बीघा सर। बहुत ज़्यादा, 15 बीघा तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छी बात है। तुम कुछ बन, क्या तुम्हारा सोचा है? तुम पढ़ाई करके क्या बनोगे? कुछ बनना चाहते हो? जी सर, बनना चाहता हूँ सर। क्या बनना चाहते हो? सर मैं इंडियन रेलवे में सर लोको पायलट में। लोको पायलट में? जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। पहले नहीं होता था, ये भी मैं बता दूँ, लोको पायलट मतलब अब तो जो है हर जगह पे जाने लगे। आईएएस में नहीं होता था। यस सर। आपके इसी जगह पे अजीत कुमार जी, अजीत कुमार का नाम सुने हैं आप? जी सर। क्या है? डायरेक्टर साहब जो हमारे। जी सर। डायरेक्टर साहब है मेरे यस सर, मित्र। डायरेक्टर साहब। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी मैं कुछ बातें नहीं कहूँगा क्योंकि ये चैनल है। जी सर। उनके साथ भी अभी उपेक्षात्मक व्यवहार है। और तो आगे चलिए। यस सर। नाम बताओ, जिला बताओ। नमस्ते सर। तुम्हारी क्या डेट ऑफ बर्थ है? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 2009 का है। क्या नाम है? सर मेरा नाम विपुल चौधरी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? सर मैं रहने वाला हूँ जिला संत कबीर नगर साइड का। तुम्हारे पैरों में क्या दिक्कत है? सर पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, एक बीमारी है सर, हीमोफीलिया करके। हमको शुरू से सर, जब से हुआ हूँ तब से ही है। उसका इलाज करवाया कुछ? जी सर, उसका इलाज बहुत करवाया, लेकिन उसका कोई इलाज है नहीं सर। है नहीं। जी सर। तो अभी तुम्हारे मन में क्या है? तुम अपने को डिप्रेस महसूस करते हो उसके वजह से? आपको मैं बताऊं, अभी आगे बताने जा रहा हूँ। जी सर। मेरी आपको मैं फोटो भेजूंगा। जी सर। बहुत ज़्यादा उनकी ग्रस्त है और वो 5 विषयों में MA हैं। अभी उनको मानक उपाधि मिली PhD की। और अभी कुछ दिन पहले जी सर, जो पंजाब के हैं उनको नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। जी सर। मिस्टर रमेश घोषाल, पंजाब के रहने वाले। जी सर। नाम भी उनका कुछ निकला है। जी। तो वो भी इसी तरीके से ग्रस्त है आपके। तो ये सब आपके रोल मॉडल है। ऐसा नहीं कि आपकी इस जगह पे आपकी समापन है। समझे बेटा? जी सर। बहुत यहाँ पे आए हो, यहाँ पे कुछ लेकर के जाओ, जितनी सुविधाएं मिले। मैंने अपनी जगह बताई, मेरी दिक्कतें थी। आपके साथ तो सब इतने लोग खड़े हैं, हमारे साथ कोई नहीं था। जी सर। हमारे पिताजी के अलावा या टीचर के अलावा। जी सर। चलिए आगे लीजिए। थोड़ा थोड़ा नाम बता सकते हो? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम गुलशन कुमार है। क्या करना चाहते हो? हम सर अभी पढ़ाई करना चाहते हैं। पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे? अभी हमने सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं, जल्दी सोचो। कुछ सोचिए, कुछ लक्ष्य रखो और वो लक्ष्य रखते जब तक न निकले, भले ही एक अच्छे किसान बनो। किसान बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत है। अगले नाम अरे इसको दो, अब्दुल्ला को दो। अब्दुल्ला आगे आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर जी हमारा नाम है उमर अब्दुल्ला। तेज बोलो, दूर से बोलो। क्या है? 13 साल के। 13 साल। 13 साल। अच्छा सर ये कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा किंतूर जिला बाराबंकी। बाराबंकी जिला। अच्छा। पापा जी क्या करते हैं? ओका दुकान करते हैं? नहीं, हाँ। लिफ्ट का काम। क्या? लिफ्ट का काम करते हैं। लिफ्ट का काम करते हैं। अच्छा ठीक है। लिफ्ट तो बड़ी ऊंचे चढ़ाई जाती है, तुमको भी लिफ्ट के तरीके से ऊंचे पे। प्रहलाद इधर आओ, जल्दी आओ। ठीक है, आगे आ जाओ जल्दी। बोलो, नाम बताओ अपना, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम प्रहलाद राजभर है। मैं गाजीपुर से आया हूँ। अच्छा, किस क्लास में हो? 6। अच्छा, इसके पैर पे जरा देखिए, इधर सामने आओ बेटा, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे निकलो। अब ये माइक आगे पकड़ो। ये अब तुमको ये पैर लग गया है तो इस पे चलने में आराम मिल रही है कुछ? जी सर। हाँ? जी सर। अब पहले से अच्छा लगता है? किस क्लास में हो? यहाँ पढ़ रहे हो? 6। यहाँ पे खाने पीने का सब मिल रहा है बढ़िया? जी सर। हाँ? जी सर। तो खाने पीने का जब मिल रहा, पढ़ाई मिल रही, तो अब आगे खूब बढ़ोगे? जी सर। पूरे पढ़ाई करोगे? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे आ जाओ, दीपक आ जाओ। आ जाओ। प्रिंस आ जाओ, बड़े बच्चे आ जाए। 4 बच्चे आ जाओ, सुमित आओ, नाम आ जाए, बोलना कुछ है। हाँ, खाली बस नाम बोल दो। चलो आ जाओ। सर मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं जिला बलरामपुर का रहने वाला हूँ। चलो आगे आ जाओ। अरे इसको उधर ही पास कर। सर मेरा नाम सुमित पाल है। मैं उन्नाव जिला तहसीलपुरवा थाना सोहा गांव पहाड़पुर का रहने वाला हूँ। सर इसको उधर से पास कर दो, उधर बड़े बच्चे को दे दो, 2-4 को वही हो जाए। मतलब किसी का ये ना रह जाए, मैं ये नहीं चाहता कि किसी के मन में कोई इच्छा रह जाए कि मेरा रह गया, इसलिए सबका लाभ हो जाए। माय नेम इज जबे प्रताप सिंह।
मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। माय नेम इज नीतीश, मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं लखनऊ के रहने वाला हूँ। मेरा नाम है मोहित कुमार, मैं हाँ 8 में संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर। पिताजी क्या करते हैं? सर उठवा सब्जी बेचते हैं। हमारे चाचा के साथ जितना मिल बिक जाता है जितना खर्चा चलाते हैं बस घर के। पढ़ाई करना। चलो। हाँ। हाँ, ये प्रयास है राजकीय विद्यालय प्रयास का, और इस प्रयास में सफलता आप लोगों के हाथों में भी है। हमारे जब तक दर्शक अपने बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, आपके बच्चे न सही, आपके पड़ोस के बच्चे हैं, आपके गांव के बच्चे हैं, आपके देश के बच्चे हैं, आपके समाज के बच्चे हैं, इनको हीन भावना से मत देखिए। इनको भी सम्मान उतना ही दीजिए जैसे आप अपनी सकलांग संतानों को देते हैं। और अपने दिव्यांग बच्चों को भी मन में पूरा भविष्य निहित है, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। तो प्रयास विद्यालय से मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम चैनल के लिए आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा करता हूं। नमस्कार। ये भी आ जा रहा है ना? हाँ। तो आई जाए।